Hello friends, I am Srishti Srivastava from Podium Tech, the toppers community. Today we have with us Mr. Manoj Kumar, who has secured All India Rank 3 in GATE 2021 EC and All India Rank 5 in ESC 2020. In this video, he will tell us about his preparation journey and some tips on notes making, revision, test series and time management. First of all, congratulations sir and welcome to our channel. थैंक यू सृष्टि, वेलकम प्रोटेम। मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि मैं स्टूडेंट के साथ अपनी बातें रख सकूं और अपनी जर्नी को शेयर कर सकूं। थैंक यू। So can you introduce yourself to our viewers? हाँ, so my name is Manoj Kumar and I belong to Ambala Kent, Haryana. I have done my BTech in Electronics and Communication in 2017 from IIIT Allahabad. एंड thereafter मैंने 1 साल IT कंपनी में जॉब की है एंड 2018 में मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया और उसके बाद 19 से मैंने प्रिपरेशन करनी शुरू की है गेट एंड ESC के लिए। और उसके बाद मेरा जो सबसे पहला सिलेक्शन हुआ वो गेट में हुआ, ऑल इंडिया रैंक 3। और उसके बाद 2021 में ही इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 5 मैंने सिक्योर किया। इसके अलावा मैंने 1-2 एग्जाम और जैसे BRC का रिटर्न एग्जाम है वो क्लियर किया, उसका इंटरव्यू अटेंड किया और साथ ही साथ इसरो का भी रिटर्न एग्जाम दिया, देन इंटरव्यू अभी अटेम्प्ट किया है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। सर तो आपने गेट और ESC दोनों की तैयारी साथ में कैसे की? सो बेसिकली जो मेरा पहले माइंडसेट था, जब मैंने 2019 में प्रिपरेशन को शुरू किया तो माइंडसेट यही था कि इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करनी है, गेट के बारे में उतना सोचा नहीं था। बट जब मैं प्रिपरेशन करने शुरू कर दी तो फिर दोस्तों से पता चला कि यार आप इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहे हैं, उसी के सेम टू सेम लगभग टेक्निकल सेम है, ऐसा ही एक एग्जाम है गेट का। सो अभी क्या था, जब प्रिपरेशन आप करने लगते हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए होते हैं। सो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन या तो आप इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर लगा लेंगे, ठीक है, तो फिर तब ये लगता था कि नहीं यार क्वेश्चन इनफ नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं गेट के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहता था। फिर उस दौरान ये समझ में आया कि जो गेट में जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो खाली 8 से 10 सब्जेक्ट हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो यानी कि बस डिफरेंस क्या है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में कि गेट में जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो इन डेप्थ पूछे जाते हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपकी कवरेज जो है वो पूरी ब्रॉड होनी चाहिए और एक्स्ट्रा नॉन टेक सब्जेक्ट जो 8 से 10 वो ऐड है और 6 से 7 सब्जेक्ट टेक्निकल में भी एक्स्ट्रा ऐड है। सो तैयारी का तरीका यही है कि जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, चाहे ES की करें चाहे गेट की करें, स्टार्टिंग जब होता है तो हम लोग कोर सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे नेटवर्क है, कंट्रोल सिस्टम है, और ये कोर सब्जेक्ट गेट एंड ESC दोनों के लिए सेम है। सो आपका फोकस ये रहना चाहिए, मेरा भी यही था कि सबसे पहले मैं मेरे कोर सब्जेक्ट को क्लियर करूं और उसको इन डेप्थ में क्लियर करूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं गेट के क्वेश्चन, ES के क्वेश्चन और इधर उधर से जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते थे वो मैं करता था। तो ऐसा नहीं है कि सेपरेटली मैंने गेट पे फोकस किया कि नहीं गेट के लिए ही करना है, ये कुछ करना है, नहीं, बट ये था कि गेट को भी साथ साथ लेके चलना है, उसके क्वेश्चन भी करते रहने हैं ताकि एक आइडिया बना रहे। हाँ, पर जब एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है वो जनवरी में हो गया, उसके बाद हमारे पास कुछ समय बचता है, लगभग 1 महीने का। तो उसमें आप अच्छे से, अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, आपने सब कुछ पढ़ चुके हैं, आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं, देन आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए। और वहां पे मैंने भी ऐसा ही किया, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की और वहां पे अपनी गलतियों को सुधारिए और क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं ये आपको समझ में आएगा अच्छे से। आपके कौन से एरियाज में आप बहुत अच्छे हैं, कौन से में वीक हैं, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली द एम ऑफ टेस्ट सीरीज इज टू मैक्सिमाइज योर स्कोर और मिनिमाइज योर मिस्टेक, ठीक है, ये दोनों काम आपको वहां पे करना है। और हाँ, एक बार और मैं बता दूं, मैं बीच में बताना भूल गया कि ये मेरा गेट में जो था वो सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने 2020 में भी पहला अटेम्प्ट दिया था, जहां पे मेरा गेट रैंक जो था वो 622 था। सो एक्चुअली उस समय भी प्रिपरेशन तो की थी, लेकिन ये सारी चीजें नहीं पता थी कि टेस्ट सीरीज का रूल इतना ज्यादा हो जाता है। सो बच्चों को इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, अगर लास्ट में आके आप टेस्ट सीरीज को यूज नहीं कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, देन आपको मतलब जैसा आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको फोकस करना पड़ेगा और आपको रिवीजन जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी है। देखिए, दोनों एग्जाम है, दोनों के अलग रिक्वायरमेंट है। ES के लिए आपके पास
शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, गेट के लिए भी होने चाहिए, पर गेट में मोर और लेस आपको फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि थ्योरी जो है वो गेट में बहुत ही कम पूछी जाती है, लगभग ना के बराबर, बट ईएस में थ्योरी भी पूछते हैं। तो आपके जो शॉर्ट नोट होने चाहिए वो ईएस के लिए थोड़े से अलग रहने चाहिए और गेट के लिए थोड़े से अलग। तो मतलब ओवरऑल आप देखें तो प्रिपरेशन लगभग लगभग सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा किसी किसी जगह पे आपको चेंज करने की जरूरत है, बाकी लगभग सेम है। ओके सर, तो लेकिन आपका डेली रूटीन कैसा रहता था प्रिपरेशन के टाइम पर? सो एक्चुअली मैंने कोचिंग ली थी 2019 में। मेरी कोचिंग जनवरी से स्टार्ट हुई थी और वो लगभग अक्टूबर तक चली थी, 8 से 10 महीने की। सो मेडिसी से, दिल्ली से। मैं बता दूं स्टूडेंट्स को कि अगर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं और वो प्रेफर करना चाहते हैं तो दे कैन गो फॉर मेडिसी बिकॉज इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट फॉर कोचिंग। क्योंकि ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि क्या है ना कि आजकल एडवर्टाइजमेंट के नाम पे भ्रम बहुत फैला हुआ है कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, यहाँ से नहीं निकल रहा है, वहां से नहीं निकल रहा है, बट जरूरी है बच्चों को जानना कि सही कौन सा है। ठीक है। हाँ, दूसरी बात कि मेरी कोचिंग 3 आवर्स की होती थी, 6:30 to 9:30। ठीक है। उसके बाद मेरे पास लगभग पूरे दिन का ही समय बच जाता था। तो मेरा काम यही था कि सबसे पहले जाता है कोचिंग में, कोचिंग अटेंड की, उसके बाद रूम पे आए, 1 से 1.5 घंटे रेस्ट लिया, डिनर किया, एंड देन कोचिंग में जो भी काम हुआ है, ठीक है, जो भी हमें पढ़ाया गया है वो सारा का सारा सेम डे रिवाइज करना है। ठीक है, सेम डे अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, बिकॉज अगर आप जल्दी से आकर रिवाइज कर लेते हैं ना, फिर चीजें आपके माइंड में जल्दी से ग्रैब हो जाती हैं। आपने टाइम दे दिया तो आप भूलने लगेंगे, बिकॉज अभी क्या होता है, स्टार्टिंग के जो 2 से 4 घंटे होते हैं ना, जब आप पढ़ के आए होते हैं तो चीजें लगभग आपके माइंड में होती हैं, आप एक स्टोरी की तरह याद रख पाते हो चीजों को। सो कोशिश यही करनी है कि आज का काम आज ही खत्म करना है, टालना नहीं है। दूसरी चीज मैं जो करता था उसके बाद, क्योंकि मैं ईएस की भी तैयारी कर रहा था तो मेरे को नॉन टेक भी पढ़ना था, और नॉन टेक जो है लगभग हर कोचिंग में जो स्टार्ट होता है वो लगभग से कि अगस्त के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है। सो वो एक बहुत लंबा समय हो जाता है कि बच्चों को, क्योंकि देखिए क्या है कि नॉन टेक जो है ईएस के लिए, ठीक है, ईएस के लिए जो नॉन टेक है वो बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, और बच्चे जो है लास्ट में स्टार्ट करते हैं और फिर दे फाइंड इट डिफिकल्ट। सो इस वजह से वो छोड़ देते हैं लगभग सब्जेक्ट को। सो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग से ही कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, 2 घंटे दीजिए उसको, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी पढ़ो। ठीक है, बिकॉज बोरिंग सब्जेक्ट है, मुश्किल भी लगेगा, इसलिए उसको बीच में कहीं पे एडजस्ट करना है। तो मैं यही करता था, अगले दिन उठ के फ्रेश माइंड से 2 घंटे जो समझ में आया तो पढ़ लिया, नहीं आया तो भी पढ़ लिया। तो ये भी आपको करना है। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो यही मेरा रूटीन रहता था कि सेम डे मुझे नोट्स को रिवाइज करना है, क्लास में जो क्वेश्चन हुए वो करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, और नेक्स्ट डे सुबह उठ के जो भी मैं 7 से 8 घंटे सोता था, उसके बाद सुबह उठ के मॉर्निंग सबसे पहला काम जीएस को पढ़ लेना है, और उसके बाद जो दोपहर का समय जो बचा उसमें फिर से प्रीवियस ईयर, गेट, जहां से भी क्वेश्चन मिले उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। और एक बार जब हम आगे बढ़ गए तो हमारे पास इतने सब्जेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर रिवीजन भी मैंने बीच में ऐड कर लिया था। तो इस तरीके से जी। ओके। और सर आप नोट्स कैसे बनाते थे, उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी थी? नोट्स के पीछे बस यही स्ट्रेटेजी थी कि एक तो देखो, क्लास में तो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए सर ने, सर वैसे मतलब जब आप क्लास लेते हो तो आपको टीचर हाईलाइट करता रहता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गेट में पूछा गया है, ईएस में पूछा गया है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप स्टार मत करो उस समय जब आप नोट्स बना रहे हो, मेन नोट्स बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो पहले आपको एक मेन नोट्स बनेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनेंगे, और एक फॉर्मूला नोट्स भी बनेंगे अलग से। सो जब मैं मेन नोट्स बना रहे हो तो आपको उसको हाईलाइट कर लो, स्टार कर लो, कुछ भी कर लो, बिकॉज आपको याद रहना चाहिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, सर ने भी बताई थी। उसके बाद क्या करना है कि जब आपका एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए और गेट के, ईएस के, तो आपको वहां पे भी क्या करना है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए, जहां पे कोई नया कॉन्सेप्ट नजर आया, उसको स्टार मार्क करके रख लीजिए। एक बार सब कंप्लीट हो जाता है, देन आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सारे आ गए, सर ने जो बताए थे कि हाँ भाई ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी नोट डाउन कर लिया। गेट और ईएसटी में ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने, जो नया फॉर्मूला, कुछ भी नया, कुछ भी आपको नया नजर आया, इंक्लूड कर लो उसको भी। और वहां पे भी थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, ताकि जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हो या कहीं से भी कोई ऐसा टॉपिक आपको नजर आ जाता है जो आपने कभी नहीं किया, तो वो भी आपको वहां पे इंक्लूड कर लेना है। ठीक है। और इसके अलावा क्या करना है कि अपने शॉर्ट नोट्स को थोड़ा इस तरीके से बनाना है कि वो आपकी एक मतलब रिवीजन हो सके एक ही बार में। वो कैसे होता है कि जब हम शॉर्ट नोट एक बार हमने जब कंप्लीट कर लिया तो हमें एक सब्जेक्ट का ओवरऑल
आइडिया हो गया कि ब्रॉडली कैसे कैसे सब्जेक्ट है, तो अब शॉर्ट नोट से ये कोशिश करनी है कि आपने, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा, तो उस फॉर्मूले के पीछे की थ्योरी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से आपके नोट्स होने चाहिए कि आपको शॉर्ट नोट पढ़ने के बाद आपके लॉन्ग नोट्स को कम से कम रेफर करना पड़े। ओनली उस केसेस में जिसमें टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तब रेफर करो, अदरवाइज जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि एग्जाम कोई भी, जैसे अभी देखिए कि हम साल भर में लगभग 10 से 15 एग्जाम तो दे ही लेते हैं। अब हर एग्जाम के लिए आप क्या अपने लॉन्ग नोट्स पढ़ने बैठेंगे क्या? वो तो महीना लगा देगा। अगर 10-10 सब्जेक्ट भी पढ़ने लगे तो 1 महीना लग जाता है। तो आप 1 महीना तो नहीं लगाएंगे। सो आपको शॉर्ट नोट्स को 2 से 3 दिन में फटाफट रिवाइज करना है और एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को याद है कि मेरा BARC का एग्जाम था और मेरी लगभग 1 महीने से मैंने सब्जेक्टिव पढ़ना शुरू कर दिया था इंजीनियरिंग सर्विस मेंस के लिए। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि भाई अब क्या पढूं, इतना टाइम, 2 दिन रह गए थे एग्जाम के। तो व्हाट आई डिड, मैंने मेरे शॉर्ट नोट फटाफट रिवाइज कर दिए 1 से 1.5 दिन के अंदर। एंड मैं इतना सरप्राइज हुआ वहां पे एग्जाम देते समय कि इतना अच्छे तरीके से मैंने लगभग, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो इतना अच्छे तरीके से मैं उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाया और फाइनली उसमें सिलेक्ट भी हो गया। सो ये बहुत जरूरी है आपको इस तरीके की अप्रोच रखना, ठीक है। सर आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि टेस्ट सीरीज के बारे में, तो आप क्या कहेंगे, टेस्ट सीरीज एक ही कोचिंग के लिए या कई कोचिंग की एक साथ में लेनी चाहिए? देखो टेस्ट सीरीज का तो ऐसे, देखो पहले तो ये समझ लीजिए कि टेस्ट सीरीज ले क्यों रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज लेने का एक पर्पस तो है कि देखो जब हम कोचिंग करते हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, वहां पे एक टीचर सारे सारे टॉपिक या सारी चीजें कवर नहीं कर पाता है। तो वो जो चीजें वो कवर नहीं कर पाता है वो आपको मिलेंगी कहाँ पे? टेस्ट सीरीज में। एक तो ये हो गया टेस्ट सीरीज का। दूसरा, टेस्ट सीरीज में देर आर मतलब सबसे पहले टॉपिक वाइज होंगे, देन सब्जेक्ट वाइज होंगे, ठीक है, फिर 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके होंगे, फिर मॉक टेस्ट होंगे पूरा जो लेंथ वाइज। तो आपको क्या करना है कि पहला एम तो ये होना चाहिए कि जो आप सब्जेक्ट आपका खत्म हुआ, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को रिवाइज करिए, उनको कीजिए, जो नया कॉन्सेप्ट उसको ऐड करिए नोट्स में, ठीक है। एक तो ये अप्रोच। दूसरा, फिर जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तब लास्ट में आप फुल लेंथ के मॉक टेस्ट लीजिए, ठीक है। एक तो हो गया कि आपकी प्रैक्टिस में आपकी मदद करेगी टेस्ट सीरीज। दूसरा, देखिए ऐसी टेस्ट सीरीज लीजिए जिसमें कंपटीशन बहुत अच्छा है, बिकॉज फाइनली आपको बच्चों के साथ compete करना है ना। तो इस मामले में मैं बताऊंगा कि एक मेडिजी की टेस्ट सीरीज तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, अप टू द गेट लेवल है। सम टाइम यू विल फाइंड कि कुछ क्वेश्चन तो वहीं से ही आ गए। और अगर मैं किसी टेस्ट सीरीज की बात करूं तो पहले होता था एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज, बच्चे बहुत बोला करते थे, बट दिस टाइम मतलब इतना खास मुझे लगा नहीं। बट फिर भी अगर आप दूसरी लेना चाहते हैं तो आप एस एकेडमी की ले सकते हैं। गेट एकेडमी में की भी ले सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, बट वो सॉल्यूशन में कुछ एरर कर देते हैं, बट ओवरऑल वो भी अच्छी है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, बट मेड इजी तो मस्ट है, आप चूज करिए उसको, ठीक है। बिकॉज हाँ, क्योंकि उनके वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं, कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन होंगे, तो एवरीथिंग विल बी देयर। और बस टेस्ट सीरीज से आपने क्या करना है, अपनी गलतियों को भी मिनिमाइज करना है, ठीक है। क्योंकि आप टेस्ट सीरीज में जितनी गलती करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है, लेकिन वहां पे अपनी गलतियों को इंप्रूव करिए, एक्यूरेसी को इंप्रूव करिए, क्योंकि गेट में आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। क्योंकि आप 65 में से 65 क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, करके तो आएंगे वही 55 से 60 के बीच में ही, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो IIT वाले पेपर भी ऐसा ही बनाते हैं, गलत क्वेश्चन दे देते हैं 2-3 तो, ठीक है। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बोलूं, हाँ एक चीज, कुछ लोग उसको एज अ कॉम्पिटिशन की तरह लेते हैं कि यार मेरा तो रैंक नहीं आया, मैं तो टॉप 100 में आया नहीं, तो वहां कैसे टॉप 100 में आ जाऊंगा। तो देखो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं टेस्ट सीरीज में मेरा रैंक 90 के आसपास ही आता था, 90 में, बट फाइनल पेपर में वो 3 पहुंच गया। बिकॉज एम टेस्ट सीरीज का आपकी रैंक दिखाना नहीं है, रैंक से खुश नहीं होना है, वहां हो सकता है पहली भी आ जाए, लेकिन रियल पेपर में 100 के बाहर हो जाए। बिकॉज रियल एग्जाम इज ऑल अबाउट 3 आवर में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रेशर हैंडलिंग, बहुत सारी चीजें सीखनी है टेस्ट सीरीज से, ठीक है। खाली यही नहीं सीखना कि मेरा रैंक नंबर कितना शो कर रहा है, मैं इतने बच्चों से आ गया हूँ, खुश हो गया, नहीं, ठीक है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में यू विल गेट अ 10 चांस, बट रियल एग्जाम में बस एक ही चांस मिलेगा। हाँ, और इसके अलावा, हाँ इसके अलावा एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, बच्चों को बहुत ज्यादा लगता है कि यार जो लोग गेट में रैंक लेके आ जाते हैं, ES में रैंक लेके आ जाते हैं, ये तो टॉपर होते होंगे अपने स्कूल से भी, कॉलेज से भी, तो तभी तो यहाँ भी ले आते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट मतलब कर सकता है या नहीं कर सकता, पहला डाउट तो यही बच्चों के दिमाग में बहुत आता है। तो
देखिए मैं मेरे स्कूल में, मतलब मैं सॉरी, स्कूल में तो ठीक था मैं पढ़ने में, लेकिन मेरा कॉलेज में ना थोड़ा सा हाल बहुत बुरे थे, थोड़े क्या बहुत ज्यादा बुरे थे। सो जैसे होते हैं ना बॉटम के टैंक लड़के जो मर मर के पास हुए हैं, जैसे जैसे हो गए, तो वो वाला ही हाल था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा था पढ़ने में, बट नहीं। पर जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जो मैंने 1 से 2 साल मेरी जो जर्नी रही है प्रिपरेशन की, बट हाँ इम्पोर्टेंट वो है, वहां पे आपने अपना इतना टाइम दिया है, रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो बस उस पर फोकस हो जाइए। दाएं बाएं का सब भूल जाइए, पहले क्या किया क्या हुआ मायने नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि जब कोचिंग में आप पढ़ने जाते हो तो आपका हमेशा जीरो से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, मुझे इंटीग्रेशन करना नहीं आता था, आप ये सोच लीजिए कि फिर कैसे शुरू किया होगा, सब भूल चुका था। सो आपको ये डरना नहीं है, पहले तो ये मन में मान के चलना है कि आप क्रैक कर सकते हो, और आप क्रैक कर सकते हो जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा तब तक तो एग्जाम के बारे में सोचना ही पाप है। ठीक है, पहले अपने माइंड को सेट करिए कि आप रैंकर बन सकते हैं। ठीक है, और बच्चे आएंगे, देखना फूहड़ बच्चे भी मिलेंगे कि हाँ कभी कभी इतना अच्छे अच्छे मार्क्स ले गए हैं, ग्रुप में जाते हो आप, टेलीग्राम में देखते हो क्वेश्चन पोस्ट हुआ, धड़ाधड़ आंसर आने शुरू हो गए। डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, डरने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको आता है तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, इधर उधर से कर देते हैं। सो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, बस आप मेहनत करिए और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। बस उन्हीं चीजों को फॉलो करिए जो आपके काम के, जो आपके काम की नहीं है उनसे तो दूर ही रहिए। ठीक है, और अपने आप, जी बस यही कहना चाहूंगा मैं। ओके, तो सर प्रिपरेशन के टाइम पे आपको भी डिमोटिवेशन या सेल्फ डाउट आता होगा, तो उसको आप कैसे हैंडल करते थे? जी जी, बहुत बहुत ज्यादा आता था। मैं तो ये कहूंगा कि शायद हर हफ्ते ही आता होगा, क्योंकि हाँ मतलब, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम स्टार्ट करते हैं जर्नी को तो हम लोग ये चीजें देखते ही नहीं ना। हम लोग हम अच्छा अच्छा सोच के तो एंटर करते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं सोचेंगे तो एंटर भी नहीं करेंगे कभी। बट जब हम रियल टाइम में जाते हैं तो हम देखते हैं। देखिए जब मेरी स्टार्टिंग हुई जनवरी से, तो अभी सबसे पहला जब टेस्ट हुआ तो 50 मार्क्स का टेस्ट था हमारी क्लास में, तो वहां पे मुझे 7 मार्क्स आए। ठीक है, लगभग 1.5 महीने के बाद हुआ था ये टेस्ट। अब मेरे को पहली प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हुई कि 1.5 महीने बाद रिजल्ट ये आ रहा है कि आप 7 मार्क्स लेके आ रहे हो 50 में से, और जो टॉपर है वो 44 मार्क्स लेके आ रहा है। आपके और उस टॉपर के बीच में गैप कितना ज्यादा है, ये कैसे फिल अप करोगे? तो देखो यहाँ पे एक डिमोटिवेशन आया। लेकिन नहीं, डिमोटिवेशन आएंगे, डिमोटिवेशन, देखिए जैसे 7 मार्क्स आए तो 7 मार्क्स ने मुझे ये बताया कि देखो इंप्रूवमेंट अभी बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, तो आपको वो चीजों को इंप्रूव करना है, ये हारना नहीं है। और फिर ऐसा होता था, यानी कि मोस्टली मुझे लगता है कि कभी किसी एग्जाम में नहीं हो पाया, मैंने बीच में 1-2 एग्जाम और भी दिए थे, वहां नहीं हुआ, तो सेल्फ डाउट वहां पे भी आता था कि यार नहीं, अभी तो इतना समय हो गया प्रिपेयर करते हुए, अभी भी नहीं निकल रहा है, क्या है। नहीं, देखो सेल्फ डाउट आएगा। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, तबीयत खराब हो गई थी मेरी प्रीलिम से पहले। एक चीज जो मैं बच्चों से शेयर करना चाहूंगा कि कई बार हमें जो ये डिमोटिवेशन आता है प्रिपरेशन के दौरान, कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्या मैं प्रिपरेशन में सही पाथ पे आगे बढ़ भी रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज के लिए, और कई बार हमें ये डिसाइड करने के लिए होता है कि अब पढ़ूं तो पढ़ूं क्या, मतलब बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, सब्जेक्ट्स में उलझ जाते हैं। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, आपका जो एक वीक का जो प्लान जो है हमेशा रेडी रहना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप उस पूरे वीक में करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज आप, मतलब जैसे होता है ना कि क्लास से आए 1-2 घंटा अवॉइड कर दिया, उसके बाद समझ में नहीं आता है पढ़ना क्या चाहिए। कि सही पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप एक वीक का जो प्लान बना के चलिए कि हाँ अगले वीक मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, टारगेट में बने इतना ज्यादा पढ़ना है, बट पढ़ना यही है। ठीक है, ये थोड़ा आपको श्योर होना चाहिए। और जैसे मैं सेल्फ डाउट में आता था तो मैं सोता रहता था, और सोते समय ये डिसाइड करके सोता था कि कल जब मैं उठूंगा तो मैं ये पढ़ूंगा, और अब ये वाली बात जो है बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रीलिम से पहले मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा नहीं, मेरी प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं जा रही है। बट उस समय पे कई लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज देना छोड़ देते हैं कि यार मेरी प्रिपरेशन तो वैसी है ही नहीं, मैं टेस्ट सीरीज नहीं देता। लेकिन देखिए मेरे केस में ये बहुत ही पॉजिटिव साबित हुआ कि जब मैंने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी तो मुझे काफी अच्छे मार्क्स आने लग गए। ठीक है, बट देखिए सेम प्रिपरेशन मैं एक जगह पे एग्जाम के बारे में भूलने को तैयार था कि नहीं होगा, और सेम प्रिपरेशन से टेस्ट सीरीज में अच्छा अटेम्प्ट किया तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अब तो मैं टॉप 10 में भी आ जाऊंगा। सो वही डिफरेंस है कि प्रिपरेशन सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया सोचने में हम लोग। और इसी वजह से कई लोग क्या करते हैं ना कि जब टाइम नजदीक आने लगता है, सो वो सोचते हैं अरे छोड़ो यार, ईएस में तो 10 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, चलो गेटी पढ़ लेते हैं खाली अभी, क्योंकि वहां पे सिलेबस थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं करना है, ये जस्ट आपकी माइंड में चल रहा है,
ठीक है, बस अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, बंद मत करो, इधर उधर की मत सोचो। और बस यही कहना चाहूंगा बच्चों से कि इतना मत सोचो, ठीक है। आपने स्टार्टिंग से इतना समय दिया, 8-10 महीने दे दिए हैं, और लास्ट के 2 महीने में आप जाके हार मान ले रहे हैं। नहीं, रिवाइज करिए चीजों को यार, छोड़िए मत। आप रिवीजन कंटिन्यू रखिए स्टार्टिंग से, कभी ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। और एग्जाम से 2 महीने पहले का तो समय ऐसा होता है कि 8 महीना नहीं भी पढ़ा, 2 महीने पहले पढ़ लिया ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। कई ऐसे भी लोग हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो अगर ऐसा कोई डाउट वगैरह आता है, अपने दोस्तों से बात करिए, ऐसे दोस्तों से जो कि इस फील्ड में ना हो, पढ़ाई वढ़ाई ना कर रहे हो, ठीक है, वरना परेशान हो जाओगे। वहां भी पढ़ाई की बात करोगे तो फिर कैसे चलेगा। दोस्तों से बात करिए, फैमिली से बात करिए, और भी कोई है तो उससे बात करिए, ठीक है। बस अपने दिल में जो चल रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, अगर ऐसा बहुत ज्यादा लो फील होता है 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, बट उससे ज्यादा नहीं, वरना लंबा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। हर दिन पढ़ना है। कुछ बीमार भी फील हो रहे हो तो कुछ नहीं, बुक को ऐसे ही देख लो, वीडियो सुन लो, कुछ भी करो, कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है, ठीक है। बस, हाँ, बस यही कहना चाहूंगा। तो आप कभी सर, लो आपके फील नहीं कोई करोगे। टिप्स है एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल, एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए टेस्ट सीरीज है। आप 2 टेस्ट सीरीज लीजिए, और वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि गेट में पूछे जाने वाले हैं। और एक एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक टॉपिक है हमारा, बीजेटी का टॉपिक आता है, वहाँ पे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं। अब वो वाले क्वेश्चन जो थे ना, मैं देख के थोड़ा डर जाता था, क्योंकि वो थोड़े से बल्कि मतलब बड़े होते थे साइज में, डायग्राम देख के ही लगता था नहीं हो पाएंगे। बट टेस्ट सीरीज से एक चीज सीखी कि मैंने पहले छोड़ दिया करता था कि नहीं यार होगा ही नहीं, टेस्ट सीरीज में भी छोड़ देता था। बट उसको खत्म करने के बाद उसका सॉल्यूशन देखा ना मैंने, तो मेरे होश उड़ जाते थे कि इतना आसान क्वेश्चन है यार ये तो फिर बस वहीं से उस डर को धीरे धीरे करके क्या किया, खत्म किया। उन क्वेश्चंस को फिर मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया। अब मेरा एनालॉग वीक है तो मैं एनालॉग ही करूंगा। फिर मैंने कर दिया कि नहीं, अब तो एनालॉग को करना है अच्छे से, ठीक है। उस पर 3-4 टेस्ट अटेम्प्ट किए। बस देखो, पंगा ये है कि आपका सब्जेक्ट कमजोर नहीं है, आप थोड़ा सा माइंड में ना उसको बहुत ज्यादा वेटेज दे रहे हो कि यार नहीं नहीं मुझे नहीं आता। अब उसको प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस से तो भाई हर एक चीज को आप क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करो, डरो नहीं, ठीक है। और हाँ, गेट में आपको लगभग हर सब्जेक्ट को उतने ही प्यार से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मेरा बहुत अच्छा है तो मैं इसको तो इतना पढ़ डालूंगा बाकी को छोड़ दो, नहीं। गेट में, ईएस में सबको बराबर प्रेफरेंस देके चलिए, क्योंकि अब तो बहुत अनसर्टेन हो गया, कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं। तो ये मत मानिएगा कि यार मैं ये वाला पढ़ लेता हूँ, ये वाला छोड़ देता हूँ। ये सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जी सर, और कोई प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हैं जिसपे स्टूडेंट्स आपको कांटेक्ट कर सके? हाँ, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो किसी भी चीज से रिलेटेड, देखिए मेरे को 3 एग्जाम के बारे में टोटल आइडिया है, सो उसी के बारे में बात करेंगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट एंड इसरो। बीआरसी के बारे में भी इंटरव्यू और रिटर्न का आइडिया है, सो आप उससे रिलेटेड बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि आपको एग्जाम तो पता है, पर उसमें किस तरीके, क्योंकि हर एग्जाम की अलग रिक्वायरमेंट, चाहे फिर वो रिटर्न हो, उसका इंटरव्यू हो, या कोई भी स्टेज हो, तो गाइडेंस नहीं मिल पाती है। सो उस बारे में मैं स्टूडेंट्स को बता सकता हूँ कि हाँ, आपको ऐसा करना चाहिए, इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज हम नए नए जब जाते हैं तो हमें चीजों का समझ में नहीं आता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि अरे यार कैसे होगा। सो आप मुझे वहां पे कनेक्ट करिए, और वहां से आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क, ठीक है। और मैं हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। कोई आखिरी मैसेज आपका स्टूडेंट्स के लिए, फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो है हमारे? हाँ, यही मैसेज है कि यार मुश्किलें तो आएंगी, पर आपका काम है आगे बढ़ते रहना, है ना। और समय लंबा है, बाहर भी बहुत नेगेटिविटी है, अपने आप को बचा के रखिए, स्वस्थ रहिए, और लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। नेगेटिविटी से बचते हुए जाइए, क्योंकि कल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। तो आज को देख के थोड़ा डरो मत, ठीक है, कल बहुत अच्छा होने वाला है। और उस कल के लिए जियो। आज तो चलो कैसे कैसे निकाल ही लेंगे, है ना। मेहनत करते रहो, बस ज्यादा मत सोचो। बस यही कहना चाहूंगा आप सबसे। Thank you, sir, for your valuable time and guidance. Thank you very much. I would also like to thank our viewers for watching this video till the end. Do follow the playlist of your respective branch on our channel for more such videos and recruitment updates on PSU, ESC, etc. Don't forget to like, share, and subscribe. Stay healthy, stay safe. Thank you.